हाय एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका सक्सेस वाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, इन्फिनिटी बैच हमारा चल रहा है। इसमें मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर 1। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चंस नीट में आते ही आते हैं। ठीक है, अच्छा, इजी चैप्टर है, साथ साथ लिखते जाना, लर्न करते जाना। ठीक है, अच्छा, फ्लावर। अच्छा, पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन हो, है ना। जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ठीक है, जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व हो। अच्छा, फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म्स, है ना। अच्छा, अब देखते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर कैसा होता है? फ्लावर एक, सबसे पहली बात, फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है। ठीक है, मॉडिफाइड शूट होता है। शूट ही मॉडिफाई होके फ्लावर बनाती है। ठीक है, इतना आया। अच्छा, इसे हम कंडेंस्ड शूट भी कह सकते हैं। कंडेंस्ड शूट, ठीक है, इसे हम कंडेंस शूट भी कह सकते हैं। इतना आया। अच्छा, जो फ्लावर होता है उसमें एक 2 टाइप के वर्ल्स होते हैं। एक एसेंशियल वर्ल हो गया, एक नॉन एसेंशियल वर्ल हो गया। तो पहला एसेंशियल वर्ल्ड, दूसरा नॉन एसेंशियल वर्ल्ड। ठीक है, एसेंशियल वर्ल्ड और नॉन एसेंशियल वर्ल्ड। एसेंशियल वर्ल्ड कौन से होते हैं? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करे, है ना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करे। इसमें पहला क्या आ गया? एंड्रोशियम। दूसरा क्या आ गया? गायनोशियम। अच्छा, एंड्रोशियम जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नॉन एसेंशियल की बात कर लेते हैं तो सेपल्स, पेटल्स। ठीक है, सेपल्स के वर्ल को हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ये याद रहेगा, सेपल्स के वर्ल को हम कैलिक्स बोलते हैं। पेटल्स के वर्ल को हम बोलते हैं कोरोला। कोरोला, ठीक है, इतना आया। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, 2 टाइप के वर्ल होते हैं एक फ्लावर में। एसेंशियल में क्या होता है? एंड्रोशियम होता है, गायनोशियम होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इस नॉन एसेंशियल में क्या होता है? सेपल्स और पेटल्स होते हैं। सेपल्स के वर्ल को हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। पेटल्स के वर्ल को हम क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। ठीक है, इतना आ गया, इतना आ गया। अच्छा, अब हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं। फ्लावर के स्ट्रक्चर में जो कंडेंस्ड शूट मैंने बताया, ये, ठीक है, कंडेंस्ड शूट। शूट ऐसा होता है, इसमें नोड्स होंगी, नोड्स इंटरनोड होंगी। ठीक, ये कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होके ऐसा बन जाता है। ठीक है, अच्छा, कंडेंस होके जब ऐसा बन रहा है तो इसे कहेंगे हम थैलेमस। ठीक है, इतना आया। थैलेमस, थैलेमस से ही जो ऊपर फ्लावर होता है इसे न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ये फ्लावर को। ठीक है, थैलेमस का काम समझ गए। थैलेमस पे, थैलेमस पे सबसे बाहर की तरफ क्या होता है? सेपल्स होते हैं। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट क्या होता है? सेपल्स, जिन्हें हम और क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, इतना आया। अच्छा,
अब सेपल्स के ऊपर क्या होता है? पेटल्स। ठीक है, सेपल्स के ऊपर पेटल्स। ठीक, अच्छा इसमें बीच में क्या होता है? ये है स्टिग्मा। ठीक है, ये गायनोशियम का पार्ट है। ठीक, यहाँ पे स्टिग्मा है। ठीक है, ये होता है स्टाइल। ये बेसल बल्ज्ड पार्ट जो होता है ओवरी। ठीक है, और इस पूरे को हम कहते हैं मिला के पिस्टल। पिस्टल बोल सकते हो या फिर कार्पल बोल सकते हो। ठीक है, इतना आया। अच्छा, इसमें फीमेल का तो बना दिया, गायनोशियम बना दिया। एंड्रोशियम में क्या होता है? एंड्रोशियम में स्टेमेन होता है। इस पूरे को कहते हैं हम स्टेमेन। ठीक है, स्टेमेन में क्या होता है? यहाँ पे एंथर होता है, इसको अलग से भी बताऊंगी मैं। ठीक है, एंथर होता है। नीचे क्या होता है? फिलामेंट। ठीक, ये तो समझ ही रहे हो, पेटल्स। ठीक, और ये सेपल्स हो गया। पेटल्स को और क्या बोलते हैं? कोरोला। इतना आ गया। ठीक है, टिपिकल फ्लावर का डायग्राम ये हो गया। अच्छा, अब देखते हैं एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? पुमंग। इसे हिंदी में बोलते हैं हम पुमंग। ठीक है, अच्छा ये कैसा होता है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहला पॉइंट, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहली चीज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। किससे बना होता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर? वर्ल ऑफ स्टेमेंस। ठीक है, वर्ल ऑफ स्टेमेंस, स्टेमेंस के वर्ल से बना होता है। ठीक है, हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? ये पूरा कहलाता है स्टेमेन। ठीक है, ये पूरा कहलाता है स्टेमेन। ये एक स्टेमेन है। यहाँ पे क्या है? ये पूरा एंथर। ठीक है, ये एंथर है। ठीक, अच्छा ये जिससे जुड़ा होता है इसे कहते हैं हम फिलामेंट। इतना समझ आया? इस पूरे को बोलते हैं हम स्टेमेन। स्टेमेन के ऊपर वाला पार्ट जो स्वॉलन पार्ट होता है वो होता है एंथर। नीचे का जो इलोंगेटेड पोर्शन होता है उसे कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट की जगह एक और वर्ड बोल सकते हो इसे, स्टॉक। ठीक है, इतना आ गया। अच्छा, फिलामेंट में जो डिस्टल एंड होता है वो एंथर से जुड़ा होता है। फिलामेंट का जो डिस्टल एंड होता है एंथर से जुड़ा होता है। जो प्रॉक्सिमल एंड होता है ठीक है वो थैलेमस से जुड़ा होता है। समझ गए? प्रॉक्सिमल एंड थैलेमस से, डिस्टल एंड एंथर से। अच्छा, एंथर कैसा होता है? स्पोर बियरिंग होता है। एंथर कैसा होता है? स्पोर बियरिंग होता है। स्पोर बियरिंग से क्या मतलब है? इसमें पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं जिन्हें मेल गैमेट्स कहते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन डेवलप होंगे। एंथर में 2 लोब होते हैं, बाइलोब्ड कह सकते हैं।
इसे हम बाइलोब्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। इतना आया, बाइलोब्ड मतलब 2 लोब प्रेजेंट है इसमें, ठीक। अच्छा, जो लेंथ होती है स्टेमेन की जो लेंथ होती है इज वो अलग अलग स्पीशीज में डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीशीज। किसकी लेंथ? स्टेमेन की लेंथ, इस पूरे स्टेमेन की लेंथ, ठीक है, डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, फिलामेंट का स्टॉक बता दिया, ठीक। ये फिगर हो गया किसका? स्टेमेन का। साथ साथ नोट करते जाओगे तो याद होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एंथर के बारे में देख लेते हैं हम। इतना हो गया। अब एंथर के बारे में बेसिकली हम देख लेते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, एंथर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसमें 2 लोब होते हैं, एक इधर वाला लोब पूरा, एक इधर वाला लोब, ठीक है। ये समझ आया? 2 लोब होते हैं, 2 लोब में और क्या होते हैं? चैम्बर्स होते हैं। एक लोब में 2 चैम्बर्स, ये पूरा एक लोब है, 2 चैम्बर्स होंगे, ठीक है। और इन 2 चैम्बर्स को हम बोलते हैं थीका, ठीक। इन 2 चैम्बर्स को हम बोलते हैं थीका। यहाँ पे ग्रूव बना लेते हैं। ठीक है, ये है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। अच्छा, यहाँ पे इतना समझे, ये एक लोब है, एक लोब, ये चैम्बर नहीं है, ये अटैचमेंट है, जस्ट फिलामेंट से अटैचमेंट है, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है इसे कहते हैं थीका, इतना समझे, इसे कहते हैं थीका। अब देखते हैं ये जो ग्रूव होता है, ये जो ग्रूव है, इसका काम क्या होता है? थीका को सेपरेट करना, ठीक है। सेपरेट थीका, ठीक है, इतना समझ आया। ग्रूव थीका को सेपरेट करके रखता है, ठीक है। अच्छा, ये जो चैम्बर्स होते हैं इन्हें हम पॉलन सैक्स बोल सकते हैं, क्योंकि बाद में ये पॉलन सैक्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। इतना समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं, एक टिपिकल एंथर का स्ट्रक्चर देखते हैं। एक टिपिकल एंथर का स्ट्रक्चर जो आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। एक टिपिकल एंथर का स्ट्रक्चर, यहाँ पे कुछ लेयर्स होती हैं, अभी हम इनके लेयर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा, इतना समझ आ रहा है, ठीक है। सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस, सबसे बाहर की लेयर। एपिडर्मिस,
ठीक है। एपिडर्मिस, इसके अंदर की लेयर क्या कहलाती है? एंडोथीशियम। ठीक है, इतना समझ आया। इसके अंदर की लेयर क्या कहलाती है? मिडल लेयर। अच्छा, यहाँ पे भी लेयर होती है, ये लेयर कहलाती है टैपेटम। इतना समझ आया? टैपेटम तक समझ आया? अच्छा, इसमें ये जो रीजन है, ये 4 रीजन है, ठीक है। एक लोब में दो थीका होते हैं। वन लोब इज इक्वल टू 2 थीका, ठीक है। तो इसे डायथिकस बोल सकते हैं हम, डायथिकस, ठीक है। अच्छा, 4 स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, ये है, ये है, ये है, ठीक है। इसीलिए इसे टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? टेट्रा स्पोरेंजिएट, ठीक है। इतना समझ आया? अच्छा, ये जो पॉलन सैक्स होते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, ये जो टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं, 4 चैम्बर्स जो होते हैं, यही बाद में पॉलन सैक बन जाते हैं, ठीक है। इतना समझ आया? पॉलन सैक में ही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? इन पॉलन सैक में क्या होता है? MMC होती हैं। MMC अब क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गई। इसे हम PMC भी बोलते हैं। और PMC क्या हो गया? पॉलन मदर सेल, ठीक है। पॉलन मदर सेल मियोटिक डिवीजन करती है, उसके बाद ही पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। पॉलन मदर सेल क्या करती है? मियोटिक डिवीजन, ये याद रखना है। मियोटिक डिवीजन, ठीक है। अच्छा, मियोटिक डिवीजन करती है, उसी से क्या बनता है? पॉलन ग्रेन्स। इतना समझ आया? इतना समझ आ गया? अच्छा, पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं, PMC भी बोलते हैं, MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल। जहाँ माइक्रोस्पोर लग गया, माइक्रो मतलब मेल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। समझ गए? अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी लेयर्स के बारे में। फिर से हमें वही स्ट्रक्चर बनाना है। अच्छा, इसकी 3 लेयर बना देते हैं। 4 लेयर होती हैं, पर अभी हम 3 लेयर बना रहे हैं इसकी। साथ साथ बनाते जाना।
अब देखते हैं आउटर मोस्ट लेयर जो कौन सी होती है, ये वाली, ये एपिडर्मिस होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है जो प्रोटेक्शन का काम प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारी लेयर होती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम ये एंथर के डिहाइसेंस में हेल्प करती है, ठीक है। एंथर जब बर्स्ट होके पॉलन ग्रेन निकालता है तो डिहाइसेंस होता है एंथर का, डिहाइसेंस में कौन सी लेयर हेल्प करती है, एंडोथीशियम हेल्प करती है, ठीक है। इतना समझ आया। अच्छा यहाँ पे ये है मिडल लेयर, ठीक है, ये है मिडल लेयर। मिडल लेयर क्या होती है, यंग एंथर में रहती है, ठीक है, लेकिन जब एंथर मैच्योर हो जाता है मिडल लेयर एब्सेंट हो जाती है। इतना समझे। यहाँ पे ये जो है ये है टैपेटम। टैपेटम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टैपेटम का फंक्शन बहुत पूछा जाता है, ठीक। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या है, ये होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू, इतना समझ आया। टिपिकल एंथर का डायग्राम। अच्छा एंथर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पराग कोश। ठीक। अच्छा इतना समझ आया। आउटर लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस होती है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्शन का काम करेगी। एंडोथीशियम इसके एपिडर्मिस के जस्ट अंदर की तरफ होती है। एंडोथीशियम क्या करती है, एंडोथीशियम डिहाइसेंस में हेल्प करती है एंथर के। मिडल लेयर यंग एंथर में रहती है, बाद में मेच्योर होता है एंथर तो मिडल लेयर नहीं रहती है। यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू रहता है, यहाँ पे 4 स्पोरोजिनस टिश्यू रहते हैं, इसीलिए इसे टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होता है टैपेटम जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, किसको, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। इतना समझ आया। अब इनके फंक्शन हम लिख लेते हैं। सबसे पहला एपिडर्मिस। एपिडर्मिस अभी डिस्कस किया है, बोलो बोलो। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है एपिडर्मिस। नेक्स्ट एंडोथीशियम है। एंडो एंडोथीशियम है, ठीक है। एंडोथीशियम ये जस्ट बिलो द एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे रहती है और ये हेल्प करती है एंथर के डिहाइसेंस में एंड हेल्प्स इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर, ठीक है। डिहाइसेंस मीन्स बर्स्टिंग हो जाना, ठीक। अच्छा अब देखते हैं मिडिल लेयर के बारे में। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाना सारे मिडिल लेयर के बारे में। मिडिल लेयर जो होती है, मिडिल लेयर की सेल्स जो होती हैं वो एफीमेरल होती हैं। एफीमेरल मतलब क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, ठीक। इसीलिए यंग एंथर में
मिडल लेयर रहता है, मैच्योर में नहीं रहता है, क्योंकि इसकी सेल्स एफीमेरल होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं. सेल्स ऑफ मिडल लेयर इज एफीमेरल. एफीमेरल क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड. ठीक है, एफीमेरल क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड. ठीक, यंग एंथर में इट इज प्रेजेंट इन यंग एंथर. ठीक है, मैच्योर में एब्सेंट रहता है. एंड एब्सेंट इन मैच्योर एंथर. ठीक है, इतना समझ आया? ठीक, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है. सेकेंड, एंडोथीशियम प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस के जस्ट नीचे और हेल्प करता है डिहाइसेंस में एंथर के. तीसरा है मिडल लेयर. मिडल लेयर जो होती है, इनकी सेल्स एफीमेरल होती हैं. एफीमेरल मतलब शॉर्ट लिव्ड होती हैं, इसीलिए इनके यंग एंथर में मिडल लेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन मैच्योर एंथर में मिडल लेयर एब्सेंट होती है. इतना समझे? अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, टेपिटम. टेपिटम. ठीक है, टेपिटम की बात करते हैं तो ये इनर मोस्ट लेयर होती है. इनर मोस्ट लेयर. ठीक है, इनर मोस्ट लेयर होता है और ये न्यूट्रिटिव लेयर होता है. एंड न्यूट्रिटिव लेयर मेरे साथ साथ लिखते जाओगे तो याद होता जाएगा. ठीक, न्यूट्रिटिव लेयर, इनर मोस्ट लेयर और न्यूट्रिटिव लेयर होती है. ठीक, अच्छा, जो पॉलन सैक्स होते हैं ये लेयर उन्हें सराउंड करके रखती है. ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू ही बाद में पॉलन सैक बनते हैं. ठीक, अच्छा, इट सराउंड्स द पॉलन सैक्स. ठीक है, पॉलन सैक्स को ये सराउंड करके रखती है. इतना समझ आ गया? अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन होते हैं उनको नरिश करना. ठीक, इसका फंक्शन अलग से लिखो. फंक्शन क्या है? इट nourishes the developing pollen grain. ठीक है, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन होती है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है टेपिटम, है ना. जैसे बड़े होने के लिए नरिशमेंट चाहिए होता है ना, ग्रो करने के लिए, है ना. बिना खाना खाए थोड़ी बड़े हो जाओगे. अच्छा, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन. अच्छा, अब ये जो मिडल लेयर होती है, ये जो टेपिटम होता है, ये मिडल लेयर से एब्जॉर्ब करता है फूड एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल को ये पूरा न्यूट्रिशन जाके दे देता है. ठीक है, इतना समझ आया? अच्छा, कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा टेपिटम? मिडल लेयर से एब्जॉर्ब करता है. मिडल लेयर को बोलता है मुझे न्यूट्रिशन दो ताकि मैं जाके पॉलन मदर सेल को या माइक्रोस्पोर मदर सेल को वो न्यूट्रिशन दे दूँ ताकि वो पॉलन ग्रेन डेवलप कर पाए. इतना समझ आया? एब्जॉर्ब, absorbs nutrients from middle layer. मिडल लेयर से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है
एंड प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन पॉलन मदर सेल को, एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल को और क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल, ताकि ये क्या प्रोड्यूस करे? पॉलन ग्रेन। ठीक है, इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया। ठीक, एपिडर्मिस एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। एपिडर्मिस, एंथर की वॉल्स की बात हो रही है। एपिडर्मिस जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो प्रोटेक्शन का काम प्रोवाइड करती है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे कौन सी लेयर होती है? एंडोथीशियम होती है। एंडोथीशियम क्या करती है? ये डिहाइसेंस में हेल्प करती है एंथर के। ठीक, एंथर के डिहाइसेंस में हेल्प करती है, मतलब एंथर को बर्स्ट कराने में हेल्प करती है। ठीक, ताकि पॉलन ग्रेन्स वहाँ से पॉलन चैम्बर से बाहर आ जाए। ठीक, और मिडल लेयर कैसी होती है? मिडल लेयर की जो सेल्स होती हैं वो एफीमेरल होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, थोड़े टाइम के लिए ही होती हैं। ठीक, इसी वजह से यंग एंथर में क्या होता है? मिडल लेयर प्रेजेंट होती है, मैच्योर एंथर में मिडल लेयर एब्सेंट होती है। इतना समझ गए? टेपिटम जो होता है वो इनर मोस्ट लेयर होती है और न्यूट्रिटिव लेयर होती है। ठीक, अच्छा, जो टेपिटम होता है वो पॉलन सैक्स को सराउंड करके रखता है। ठीक है, टेपिटम पॉलन सैक्स को सराउंड करके रखता है। क्यों सराउंड करके रखता है? ताकि वो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन दे पाए। ठीक है, इतना समझ आया? फंक्शन, नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन, पॉलन ग्रेन को नरिश कर पाए। दूसरा क्या है? एब्जॉर्ब करता है। कैसे? इसके पास न्यूट्रिएंट आते हैं, ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है मिडल लेयर से। मिडल लेयर से बोलता है मुझे न्यूट्रिशन दो, ताकि मैं जाके पॉलन मदर सेल को न्यूट्रिशन दे दूं और पॉलन ग्रेन फॉर्म हो पाए। इतना समझ आ गया? इतना समझ आया? ठीक है, अब देखते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। जैसे कि मैंने बता ही दिया है, स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होता है? पॉलन मदर सेल होती हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होता है? पॉलन मदर सेल्स होती हैं। ठीक, जिन्हें हम पीएमसी कहते हैं शॉर्ट में, और इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? एमएमसी। ये मियोटिक डिवीजन करती है। मियोटिक डिवीजन। अच्छा, आपको डिवीजन याद रखना है, कौन सी सेल कौन सा डिवीजन कर रही है। ठीक है, मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन कौन करता है? पॉलन मदर सेल करती है। ठीक है, इतना समझ आ गया? पॉलन मदर सेल मियोटिक डिवीजन करके क्या फॉर्म करती है? पॉलन ग्रेन्स फॉर्म करती है। इतना समझ आ गया? पॉलन ग्रेन कैसे फॉर्म हो रही है। अच्छा, अब हम पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। अब हम करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अच्छा, माइक्रोस्पोर पढ़ लिया। माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म करती है माइक्रोस्पोर्स, है ना? माइक्रोस्पोर्स हो गए। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, कहाँ से? पॉलन मदर सेल से। पॉलन मदर सेल से फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, इसी प्रोसेस को कहते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, द प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। कहाँ से? फ्रॉम पॉलन मदर सेल
ठीक, पीएमसी थ्रू कौन से डिवीजन से, थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या कहेंगे इसे हम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इतना समझ आ गया, ठीक। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम किससे, पॉलन मदर सेल से, जिन्हें हम पीएमसी बोलते हैं, कौन से प्रोसेस से, मियोसिस से, उसी को कहते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इतना समझ आ गया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस याद रखना है, ठीक है, कौन से प्रोसेस से, मियोसिस से, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, किससे होता है, पॉलन मदर सेल से। ठीक है, इतना आ गया, इतना आ गया। अच्छा, जो सेल्स होती हैं स्पोरोजिनस टिश्यू की, वो मियोटिक डिवीजन करती हैं और क्या फॉर्म करती है, माइक्रोस्पोर टेट्रेड। स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल कैपेबल होती है पॉलन ग्रेन बनाने के लिए। ठीक है, इतना समझ आया। जो सेल्स होती हैं, किसकी सेल, सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। इसकी सेल्स कौन सा डिवीजन करती है, मियोटिक डिवीजन करती हैं और क्या फॉर्म करती है, माइक्रोस्पोर टेट्रेड। कौन सा डिवीजन, मियोटिक, ये याद रखना है, मियोटिक डिवीजन करती हैं। ठीक है, बहुत आराम आराम से पढ़ा रही हूँ, याद होता जाएगा, साथ साथ लिखते जाओ। ठीक है, मियोटिक डिवीजन, स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स कौन सा डिवीजन करेंगी, मियोटिक डिवीजन। ठीक है, अच्छा, और क्या बनाएंगी, माइक्रोस्पोर टेट्रेड। इतना समझ आया, क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्रेड। ठीक है, अच्छा, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्रेड होता है बाद में ये सेपरेट होता है। ठीक है, सेपरेट होता है, जिसे बोलते हैं डिसोसिएट होना। समझ गए। अच्छा, इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये एमएमसी, एमएमसी क्या होता है, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ये एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गया। ठीक, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें मियोटिक डिवीजन होता है। तो ये क्या बन गया, 4 सेल बन गई, माइक्रोस्पोर टेट्रेड, हर एक में न्यूक्लियस है। इसे कहते हैं हम माइक्रोस्पोर टेट्रेड। ठीक, इसे कहते हैं हम माइक्रोस्पोर टेट्रेड। बाद में ये जो माइक्रोस्पोर टेट्रेड की सेल्स होती हैं, ये डिसोसिएट होके क्या फॉर्म करती हैं, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, अभी पॉलन ग्रेन्स देखेंगे हम। इतना समझ आया। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रही हैं, डिसोसिएट होके ये पॉलन ग्रेन बना रही है। अच्छा, माइक्रोस्पोर टेट्रेड की जो सेल्स होती है उनकी प्लॉइडी पूछी जाती है। प्लॉइडी क्या होगी, एन होगी, क्योंकि इसमें मियोसिस हुआ है
है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, मियोसिस, इतना आया, ठीक है। जो एमएमसी होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस होता है, माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनता है, टेट्रेड मतलब 4 सेल्स बनती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं, एक साथ रहती हैं, ठीक है। और ये डिसोसिएट होती हैं बाद में, डिसोसिएट होती हैं, डिसोसिएट होके 4 पॉलन ग्रेन बना देती हैं, ठीक है। और ये पॉलन ग्रेन आगे डेवलप होती है, ठीक है। अच्छा, अब पॉलन ग्रेन देख लेते हैं, इतना समझ आया। पॉलन ग्रेन देख लेते हैं। पॉलन ग्रेन को हम और क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन को हम परागकण बोलते हैं। परागकण बोलते हैं पॉलन ग्रेन को हम। अच्छा, एक और चीज़, डिसोसिएट होने के बाद, अच्छा, हर माइक्रोस्पोरेंजियम में जितनी भी सेल्स होती हैं वो थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्म करती हैं, और ये थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर्म करती हैं, ठीक है। क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर बाद में क्या फॉर्म करती है, पॉलन ग्रेन फॉर्म करती है, ये याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, पराग कण की बात कर रहे थे, पॉलन ग्रेन की बात कर रहे थे, इसका स्ट्रक्चर, साइज और शेप डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट होता है। सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रक्चर, साइज एंड शेप different in different species, ठीक, डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में इनका स्ट्रक्चर, साइज और शेप। अच्छा, ये मेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। अच्छा, ये जो मेल गैमेटोफाइट, इसको मैंने इतना हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि बच्चे पॉलन ग्रेन तो याद रखते हैं लेकिन मेल गैमेटोफाइट भी पॉलन ग्रेन को बोलते हैं, वो बच्चे भूल जाते हैं। तो ये चीज़ भूलनी नहीं है कि पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करती है मेल गैमेटोफाइट को। इतना आया, ठीक। सबसे पहले तो पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर, साइज और शेप में डिफरेंट डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में, और ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एक फ्लावर सुना होगा, हिबिस्कस, हिबिस्कस, ये कौन सा फ्लावर है, गुड़हल, है ना। हिबिस्कस जो होता है, अगर हिबिस्कस के एंथर्स को टच करते हो तो तुम्हारे फिंगर पे येलो पाउडरी सब्सटेंस आ जाता है, येलो येलो पाउडर आ जाता है, ठीक है। और वो येलो पाउडर क्या होता है, पॉलन ग्रेन, ठीक है। येलो पाउडरी पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है। इतना आ गया। अच्छा, अब आगे देखते हैं हम, इसका शेप कैसा होता है, पॉलन ग्रेन का शेप स्फेरिकल होता है। जनरली इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। इतना समझे, स्फेरिकल होता है पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में। अच्छा, पॉलन ग्रेन है ये, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन है। इसका जो आउटर लेयर होता है,
इसका आउटर लेयर कहलाता है एक्साइन। ठीक है, हम यहाँ देख रहे थे पॉलन ग्रेन के बारे में, जिसे हिंदी में पराग कण कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर, साइज, शेप डिफरेंट होता है डिफरेंट तरीके के स्पीशीज में। अच्छा, ये रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को। ठीक है, पॉलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये याद रखना है, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, एक प्लांट है हिबिस्कस, फ्लावरिंग प्लांट है, हिबिस्कस सुना होगा, गुड़हल, है ना। अच्छा, हिबिस्कस के जो एंथर्स होते हैं, हिबिस्कस के जो एंथर्स होते हैं, उनको अगर टच करोगे तो आपकी फिंगर पे येलो पाउडरी पॉलन ग्रेन्स आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ये स्फेरिकल शेप का होता है, इसमें 2 लेयर होती हैं, एक आउटर होती है एक्साइन जो एक्सटर्नल लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है इंटाइन जो इंटरनल लेयर होती है। अच्छा, एक्साइन में ये खाली खाली जगह देख रहे हो, ये खाली खाली जगह को बोलते हैं जर्म पोर। ठीक है, इसे बोलते हैं हम जर्म पोर। एक एक्साइन हो गई आउटर लेयर, एक इंटाइन हो गया इनर लेयर। इतना समझ आया। ये बीच में जो खाली जगह है वो क्यों है, जब इंटाइन पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है तब पॉलन ट्यूब इसी जर्म पोर से बाहर आती है। समझ गए। अच्छा, इतना समझ आया। बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, बीच में है न्यूक्लियस। इतना समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर हम देख रहे थे एक्साइन। ठीक है, एक्साइन आउटर मोस्ट लेयर किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। अच्छा, ये जो एक्साइन है ये डिसकंटिन्यूअस होती है, बीच बीच में गैप देखे थे, वो गैप क्या थे, जर्म पोर्स थे, और ये थिक होती है और इसमें जर्म पोर प्रेजेंट होता है। अच्छा, हम यहाँ देख रहे थे जो स्पोरोजिनस, जो स्पोरोपोलेनिन होता है वो हाईली रेजिस्टेंट होता है ऑर्गेनिक मटेरियल से, है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल से हाईली रेजिस्टेंट। तो मतलब इसे हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मेल में है पॉलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट शो कर रहा है, तो ये सिग्मा मेल हो गया, किसी से फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं हम स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है एक्साइन। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन अब कैसा होता है, रेजिस्टेंट होता है। इट इज रेजिस्टेंट टू ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ये रेजिस्टेंट होता है ऑर्गेनिक मटेरियल से और इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली से। ऑल्सो रेजिस्टेंट फ्रॉम हाई टेम्परेचर एंड strong acids and alkali। ठीक है, साथ साथ नोट करते जाना। ठीक, इतना समझ गए। इसीलिए हम पॉलन ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। ठीक है, ये डिग्रेड नहीं होता है, इसका एक्साइन डिग्रेड नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा, अब इंटाइन की बात करते हैं। सेकेंड कौन सा है, इंटाइन, इंटरनल लेयर। इंटरनल लेयर क्या है, इंटाइन। ठीक है, अच्छा, इंटाइन अब किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, सेलुलोज एंड पेक्टिन। सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है इंटाइन। ये याद रखना है, थिन होती है, कंटिन्यूअस होती है। ये थिन होती है, ये यहाँ पे थिक था। इंटाइन थिन होती है एंड और कंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूअस होती है। बीच बीच में इसमें
गैप्स नहीं होते हैं, ठीक है। इंटाइन बना के दिखाया था। ये एक्साइन, ये बीच में जर्म पोर, ये इंटाइन, ठीक, यहाँ पे न्यूक्लियस बीच में। इतना समझ आ गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जब पॉलन ग्रेन डिवाइड होती है। ये पॉलन ग्रेन है, इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है। आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन, ठीक। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या होता है, वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ये न्यूक्लियस है, ठीक। वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, एसिमेट्रिक स्पिंडल बनते हैं, ठीक है। ये जो है इसे बोलेंगे एसिमेट्रिक स्पिंडल, ठीक। इसी एसिमेट्रिक स्पिंडल की वजह से क्या होता है, आगे जो दो सेल्स बनती हैं इसमें, वो एक बड़ी बनती है, एक छोटी बनती है, ठीक। अच्छा, ये दो सेल बन गई। ये वाली जो सेल होगी और ये वाली बड़ी वाली सेल कहलाती है जेनरेटिव, जेनरेटिव सेल, ठीक। छोटी वाली सेल जो कहलाती है, सॉरी, बड़ी वाली वेजिटेटिव, छोटी वाली जेनरेटिव सेल, ठीक। अच्छा, अब वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव सेल, यहाँ लिखेंगे जेनरेटिव सेल, ठीक। अच्छा, जो वेजिटेटिव सेल होती है वो साइज में बड़ी है, ठीक, और जेनरेटिव सेल साइज में छोटी होती है। वेजिटेटिव सेल साइज में बड़ी है तो इसमें अबंडेंट रिजर्व फूड आ जाएगा, और जनरेटिव सेल में साइटोप्लाज्म में, जनरेटिव सेल जो होती है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है, ठीक। और इसका शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप होता है। सबसे पहला बिगर इन साइज, दूसरा क्या है इसमें वेजिटेटिव सेल में, एबंडेंट रिजर्व फूड, रिजर्व फूड होता है, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है इसमें, वेजिटेटिव सेल में इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का शेप इरेगुलर होता है, एक डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक। irregularly shaped न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इतना आ गया वेजिटेटिव सेल का। अब जनरेटिव सेल का देखते हैं, ये स्मॉल होती है, स्मॉल, एंड ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है, एंड फ्लोट्स इन द cytoplasm of वेजिटेटिव सेल। और इसका शेप जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, स्पिंडल शेप, ठीक, स्पिंडल शेप्ड, इतना समझ आया, ठीक।
अच्छा, वेजिटेटिव सेल साइज में बड़ी होती है, जनरेटिव सेल साइज में छोटी होती है। जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है। वेजिटेटिव सेल में एबंडेंट रिजर्व फूड होता है और वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसका इरेगुलर शेप होता है। जनरेटिव सेल का शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप। इतना समझ आया? अच्छा, एक नोट लिखना है। नोट क्या है कि 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या होता है, पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज पे शेड हो जाती है। शेड हो जाना मतलब पॉलन चैम्बर से निकल जाती है 2 सेल्ड स्टेज पे, ठीक समझ गए? एंथर से निकल जाती है स्टिग्मा पे जाने के लिए 2 सेल स्टेज में। 2 सेल स्टेज कौन सा हो गया? वेजिटेटिव सेल वाला, और जनरेटिव सेल 2 सेल स्टेज हो गया। लेकिन जो बचे हुए स्पीशीज़ हैं एंजियोस्पर्म्स के, जो बचे हुए स्पीशीज़ हैं उनमें जनरेटिव सेल पहले ही डिवाइड हो जाती है 2 मेल गैमेट में। 2 मेल गैमेट हो गए और एक वेजिटेटिव सेल, 3 सेल स्टेज हो गया। तो बाकियों में क्या होता है? माइटोटिकली जनरेटिव सेल डिवाइड होके 2 मेल गैमेट बनाती है, ठीक। और इसी 3 सेल स्टेज पे पॉलन ग्रेन शेड होती है, ठीक। शेड होना मतलब क्या होता है? पॉलन ग्रेन से एंथर से बाहर जाना स्टिग्मा पे, समझ गए? अच्छा, इसी को लिखना है 60% इन 60% एंजियोस्पर्म्स। 60% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स शेड एट 2 सेल्ड स्टेज। 2 सेल स्टेज में कौन सी 2 सेल रहेगी? एक वेजिटेटिव सेल एंड दूसरी जनरेटिव सेल, समझ गए? अच्छा, जो बाकी के बचे स्पीशीज होते हैं, बाकी के जो बचे स्पीशीज होते हैं, इन रिमेनिंग स्पीशीज स्पीशीज जो जेनरेटिव सेल होती है माइटोटिकली डिवाइड होती है। द जेनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली एंड क्या प्रोड्यूस करेगी? 2 मेल गैमेट एंड प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट्स। 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। 2 मेल गैमेट्स जब ये प्रोड्यूस करेगी तो पॉलन ग्रेन कितने सेल स्टेज में आ जाएगी? 3 सेल स्टेज पे, मतलब 3 सेल्ड स्टेज पे शेड होगी, ठीक है। इतना समझ आया? ये नोट याद रखना है। ठीक, अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पॉलन प्रोडक्ट्स की। पॉलन ग्रेन जो होती है न्यूट्रिएंट रिच होती है। सबसे पहली चीज़, पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट रिच होती हैं। पॉलन टैबलेट्स बनाई जाती हैं जो फूड सप्लीमेंट की तरह ली जाती हैं, समझ गए? अच्छा, वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है? लार्ज नंबर में पॉलन प्रोडक्ट फॉर्म किए जाते हैं। किस फॉर्म में फॉर्म किए जाते हैं? टैबलेट्स के फॉर्म में और सिरप्स के फॉर्म में, ठीक। और इनके कंजम्पशन से क्या होता है? एथलीट और रेस हॉर्सेस का परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, समझ गए? न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। सबसे पहली चीज़, pollen grains are न्यूट्रिएंट रिच। साथ साथ नोट्स बनाते जाना तो याद होता जाएगा, ठीक है।
पॉलन ग्रेन्स न्यूट्रिएंट रिच होते हैं. पॉलन टैबलेट्स फॉर्म होती है. पॉलन टैबलेट्स आर टेकन एज फूड सप्लीमेंट की तरह लेते हैं. टेकन एज फूड सप्लीमेंट. इतना समझ गए? फूड सप्लीमेंट की तरह पॉलन टैबलेट्स लेते हैं. अच्छा, वेस्टर्न कंट्रीज में लार्ज नंबर में पॉलन प्रोडक्ट फॉर्म किए जाते हैं. किस फॉर्म में? टैबलेट के फॉर्म में. इन वेस्टर्न कंट्रीज large number of pollen products are formed. किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स. टैबलेट्स और सिरप्स के फॉर्म में वेस्टर्न कंट्री में लार्ज नंबर में पॉलन प्रोडक्ट्स फॉर्म किए जाते हैं. ठीक है. अच्छा, पॉलन के कंजप्शन से क्या होता है? पॉलन के कंजम्पशन से क्या होता है? जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस, इनका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, इनका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है. इतना समझ गए पॉलन प्रोडक्ट्स के बारे में. ठीक, अब देखना है हमें पॉलन वायबिलिटी के बारे में. पॉलन वायबिलिटी क्या होती है? वो टाइम पीरियड जब पॉलन ग्रेन अपनी एबिलिटी रिटेन करके रखता है जर्मिनेट होने के लिए. किस पे? स्टिग्मा पे. ठीक है, उसी टाइम पीरियड को पॉलन वायबिलिटी कहते हैं. पॉलन वायबिलिटी क्या हुआ? जो टाइम पीरियड जहाँ से पॉलन ग्रेन निकला, एंथर से निकला. ठीक, पॉलन ग्रेन निकला, पॉलन ग्रेन को शेड होना है. ठीक, जर्मिनेट होने के लिए उस टाइम ड्यूरेशन तक, उस टाइम ड्यूरेशन को बोलते हैं पॉलन वायबिलिटी. पॉलन वायबिलिटी द पीरियड फॉर विच द पीरियड फॉर विच, ठीक है, फॉर विच पॉलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी. पॉलन ग्रेन के पास ये एबिलिटी रहती है कि वो जर्मिनेट कर पाए. जब तक पॉलन ग्रेन के पास ये एबिलिटी रहेगी कि वो जर्मिनेट कर सकता है, उसी को कहते हैं हम पॉलन वायबिलिटी. आ गया? अच्छा, द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन्स रिटेन the ability to germinate, retain the ability to germinate, ability to germinate on stigma. कहाँ पे जर्मिनेट होगा? ऑन स्टिग्मा. जर्मिनेट होना क्या होता है? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना. ठीक, अच्छा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना ऑन स्टिग्मा इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? पॉलन वायबिलिटी. ठीक है, इतना समझ आया? अच्छा, अब ये देखना है पॉलन वायबिलिटी डिपेंड रहती है वेरिएबल एंड प्रिवेलिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे. ठीक, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर चेंज होता रहता है, उसी के हिसाब से इसी पे ये डिपेंड करती है. डिपेंड्स ऑन
variable and prevailing temperature and टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे ये डिपेंड करता है। अच्छा, जैसे कि राइस और वीट, कुछ सीरियल्स हैं राइस और वीट, इनमें जो वायबिलिटी होती है पॉलन ग्रेन 30 मिनट में ही लूज कर देता है। ठीक, सम इन सम सीरियल्स, इतना आ रहा है, इन सम सीरियल्स pollen grains lose viability in कितना मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट्स। ठीक है, किस में देखा जाता है, वीट और राइस। ठीक, वीट एंड राइस। ठीक है, इतना आ गया। अब हम देखते हैं कुछ फैमिलीज में, जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी, इनमें वायबिलिटी महीनों तक रहती है। ठीक, एक लास्ट पॉइंट ये भी लिख दो, रोजेसी, लेग्यूमिनोसी and Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae। इनमें जो पॉलन ग्रेन होता है does not lose viability up to several months। ठीक है, इतना आया। इन फैमिलीज का याद रखना है, इसमें महीनों तक भी पॉलन ग्रेन अपनी वायबिलिटी लूज नहीं करता है। बाकी कुछ सीरियल्स ऐसे हैं जिसमें राइस, जैसे कि राइस और वीट, इसमें वायबिलिटी लूज हो जाती है 30 मिनट में ही। ठीक, अब देखते हैं हम पॉलन एलर्जी के बारे में। पॉलन एलर्जी, पॉलन ग्रेन कुछ सीवियर एलर्जी कॉज कर सकती है। सीवियर एलर्जी कैसे, क्या क्या हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। ठीक है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस आ सकते हैं कुछ लोगों में। ठीक, सबको नहीं होता है, कुछ लोगों में। पहला पॉइंट, pollen grains can cause severe allergies such as ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस। ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस में क्या होता है, जो ब्रोंकाइटिस होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसमें स्वेलिंग आती है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, कुछ लोगों में ही दिखता है, इन सम पीपल। ठीक है, कुछ लोगों में ही ये दिखता है। अब देखते हैं इसकी वजह से और क्या हो सकते हैं। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इन एफ्लिक्शंस की वजह से और क्या हो सकता है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। ठीक, ये याद रहेगा। पॉलन एलर्जी कुछ ही लोगों में दिखती है, जिससे ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस हो सकते हैं। इससे सीवियर क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस और अस्थमा। ठीक, अच्छा,
जब वीट इंपोर्ट हो रहा था इंडिया में, ठीक है, जब वीट इंपोर्ट हो रहा था इंडिया में, तो उसके साथ साथ एक और उसका दोस्त चला आया जिसे बोलते हैं पार्थेनियम। कॉमन नेम है इसका कैरेट ग्रास, ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा पॉलन एलर्जी, सीवियर पॉलन एलर्जी इंडिया में फैलाई, ठीक है, और ये कम टाइम में बहुत ज़्यादा फैल गया। ये याद रखना है कौन आया था सबसे पहले, तो वीट के साथ आया था, ये याद रखना है। वीट को इंपोर्ट किया इंडिया में, ठीक। इसके साथ साथ कौन आया, कैरेट ग्रास आया, कैरेट ग्रास आया, ठीक। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पार्थेनियम, याद रखना है, पार्थेनियम याद रखना है, ठीक। पार्थेनियम आ गया, ये बहुत जल्दी फैल जाता है और इसने सीवियर पॉलन एलर्जी कॉज करनी स्टार्ट कर दी। कॉजेज सीवियर पॉलन एलर्जी, ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा, अब देखना है हमें मेगास्पोरेंजियम, पर उससे पहले हमें मेगास्पोरोफिल देखना है, ठीक है। मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल में गाइनोशियम होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। मेगा स्पोरोफिल, मेगा जहाँ पे आ गया वो फीमेल से रिलेटेड है, ठीक है। माइक्रो जहाँ आ गया वो मेल से रिलेटेड है, ठीक। मेगा स्पोरोफिल, इसमें सबसे पहले देखना है गाइनोशियम, गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक। और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, कार्पल हो सकता है या पिस्टल, कार्पल हो सकता है, कार्पल को ही हम पिस्टल बोलते हैं। गाइनोशियम किसका बना होता है, वर्ल ऑफ कार्पल्स, कार्पल्स को और क्या बोल सकते हैं, पिस्टल। इतना समझ आया, कार्पल को और क्या बोल सकते हैं, पिस्टल। सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। नीचे क्या होता है, थैलेमस होता है, यहाँ पे स्टिग्मा होता है, ठीक है, यहाँ पे स्टिग्मा होता है, ये है स्टिग्मा, ये पूरा कहलाता है स्टॉक। नीचे थैलेमस होता है, इस पूरे को हम कहते हैं, क्या कहेंगे हम इस पूरे को, कार्पल, कार्पल कह सकते हैं या फिर पिस्टल कह सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं ये जो स्टिग्मा होता है ये किस लिए होता है, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, किसके लिए, पॉलन ग्रेन के लिए, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, ठीक। लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलन ग्रेन के लिए। स्टॉक एक इलोंगेटेड पार्ट होता है, स्टॉक इलोंगेटेड पार्ट होता है, ठीक है, इतना समझ गए। अच्छा, जो थैलेमस होता है यही कंडेंस्ड शूट होता है, थैलेमस क्या होता है, कंडेंस्ड शूट, कंडेंस्ड शूट होता है। थैलेमस ही फ्लावर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है,
इतना समझ आया? थैलेमस ही फ्लावर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब गाइनोशियम अगर सिंगल पिस्टल का बनाओ, पिस्टल देख लिया, स्टिग्मा होता है, स्टॉक होता है। स्टिग्मा क्या होता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। इसी स्टिग्मा पे आके पॉलन ग्रेन लैंड होते हैं, ठीक, और जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होते हैं मतलब वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलन ट्यूब किसके अंदर से होके जाता है? स्टॉक के अंदर से होके जाता है, ठीक। अच्छा, गाइनोशियम के बारे में देखते हैं। अगर गाइनोशियम एक पिस्टल का बना है, पिस्टल को और क्या बोलते हैं? कार्पल, तो वो क्या हो गया? मोनोकार्पिलरी। मोनो मीन्स वन, सिंगल पिस्टल का बना हुआ है गाइनोशियम। मोनोकार्पिलरी कहेंगे इसे, ठीक है। इतना समझ आया? अगर गाइनोशियम सिर्फ एक ही पिस्टल का बना है तो उसे मोनोकार्पिलरी कहेंगे। अगर वो एक से ज़्यादा पिस्टल का बना है तो उसे पॉलीकार्पिलरी या मल्टीकार्पिलरी कहेंगे। कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पिस्टल, तो इसे क्या कहेंगे हम? मल्टी कार्पिलरी। मल्टी मीन्स मैनी, मल्टी कार्पिलरी, ठीक है। इतना आया। मोनोकार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी आया। अगर गाइनोशियम एक से ज़्यादा पिस्टल का बना है और वो फ्यूज्ड है, आपस में जुड़े हुए उसके फिलामेंट्स, तो उसे कहते हैं हम सिंकार्पस। मोर देन वन पिस्टल एंड फ्यूज्ड, ठीक, तो उसे क्या कहेंगे हम? सिंकार्पस। सिंकार्पस कहेंगे, ठीक। इतना समझ आया? अच्छा, अगर गाइनोशियम एक से ज़्यादा पिस्टल का बना है और फ्री है, मतलब उसके फिलामेंट्स फ्यूज नहीं है, तो उसे हम कहते हैं एपोकार्पस। कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पिस्टल एंड फ्री, ठीक, तो उसे क्या कहते हैं हम? एपोकार्पस। ये याद रखना है, ठीक है। ये चार चीज़ें मोनोकार्पिलरी, मल्टीकार्पिलरी, सिंकार्पस, एपोकार्पस याद रखना है, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं हम ओवरी के बारे में। ये जो स्टॉक होता है पिस्टल का, इसमें नीचे एक बेसल बल्ज्ड पार्ट होता है, ये क्या हो गया? स्टिग्मा हो गया। ये स्टॉक, ये ओवरी, ठीक है। अब इस ओवरी के बारे में हम देखेंगे। ये जो ओवरी होती है, इसमें ओवेरियन कैविटी होती है, एक कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं ओवेरियन कैविटी, ठीक। ओवरी में ओवेरियन कैविटी होती है, उस ओवेरियन कैविटी को हम बोलते हैं लोक्यूल। ओवरी में क्या होता है? ओवेरियन कैविटी, और इस कैविटी को क्या बोलते हैं हम? लोक्यूल, ठीक है। लोक्यूल याद रखना, ओवेरियन कैविटी को हम बोलते हैं लोक्यूल।
ठीक है। अच्छा, ये जो ओवेरियन कैविटी होती है इसके अंदर होता है प्लेसेंटा। इस ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा। समझ गए? और इसी प्लेसेंटा से ओव्यूल्स अटैच्ड रहते हैं ओवरी में। ठीक। अच्छा, अब मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल देख लेते हैं। इससे पहले मेगास्पोरेंजिया देख लेते हैं। मेगास्पोरेंजिया अराइज कैसे होता है? प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा अराइजेस मेगास्पोरेंजिया। ठीक है। मेगास्पोरेंजिया किससे अराइज होता है? प्लेसेंटा से। ठीक। कॉमनली ओव्यूल्स कहते हैं, कॉमनली हम इसे ओव्यूल्स कहते हैं। ठीक, ये याद रखना है। इतना समझे? सॉरी। अच्छा, ओव्यूल्स एक हो सकता है या बहुत सारे हो सकते हैं। अगर एक होता है तो ओव्यूल्स में बी वन, किस किस में होगा वो याद रखना है। वीट, वीट हो गया है ना। दूसरा हो गया पैडी एंड मैंगो। ठीक है, इतना समझ गए। ओव्यूल्स एक होगा, किस किस में होगा? वीट, पैडी एंड मैंगो में हो गया। ओव्यूल्स अगर ज़्यादा होगा, ओव्यूल्स मे बी मैनी। ये किस किस में देखने को मिलता है? पपाया में देखने को मिलता है, वाटरमेलन में और ऑर्किड्स में। पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स में। ठीक है, इतना समझे? एक बार फिर से देख लेते हैं। ओवरी जो होता है उसमें ओवेरियन कैविटी होती है। ओवेरियन कैविटी को हम बोलते हैं लोक्यूल। ठीक, ओवेरियन कैविटी को लोक्यूल बोलते हैं। ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा जो होता है वो किसको अराइज करता है? मेगास्पोरेंजिया को। ठीक, मेगास्पोरेंजिया को कॉमनली हम ओव्यूल्स बोलते हैं। ठीक। अच्छा, यहाँ पे ओव्यूल्स अगर एक है, ठीक, एक किस किस में दिखेगा? वीट, पैडी और मैंगो में। ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर ओव्यूल ज़्यादा हैं तो वो किस में दिखेंगे? पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स में देखने को मिलेंगे। इतना समझ गए? अच्छा, अब देखते हैं ओव्यूल, मेन ओव्यूल के बारे में। ये स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहला पॉइंट, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है और ये प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है। अटैच्ड टू प्लेसेंटा। ठीक, अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस वो ओव्यूल होता है जिसमें माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ होता है, चलाजा नीचे की तरफ होता है। ठीक है, अभी इसका सारा फंक्शन, स्ट्रक्चर का डिस्कशन करते हैं। ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो होता है सबसे ऊपर, ये कहलाता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है? जो प्लेसेंटा को ओवरी से अटैच करके रखता है। लिखते जाते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल वो स्टॉक होता है जो प्लेसेंटा को ओवरी से अटैच करके रखता है। स्टॉक विच अटैचेस
सर? हम फ्यूनिकल की बात कर रहे थे. फ्यूनिकल क्या होता है? ये वो स्टॉक होता है जो प्लेसेंटा और ओव्यूल को अटैच करके रखता है. अटैचेस, स्टॉक विच अटैचेस ओव्यूल टू प्लेसेंटा. ठीक, समझ गए? अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? हाइलम. ये हाइलम क्या होता है? हाइलम, हाइलम जंक्शन होता है फ्यूनिकल और ओव्यूल के अटैचमेंट का. ठीक है, इट इज अ जंक्शन जंक्शन ऑफ attachment of ovule to funicle. ठीक, समझ गए? अच्छा, ये जो होते हैं ये और ये इंटेग्यूमेंट्स कहलाते हैं. इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर. इंटेग्यूमेंट्स, इसमें से बाहर वाला क्या कहलाएगा? आउटर इंटेग्यूमेंट. इनर, अंदर वाला इनर इंटेग्यूमेंट. ठीक है, इतना समझे? ये प्रोटेक्टिव कोट्स होते हैं ओव्यूल के. अच्छा, इसके जस्ट अंदर क्या होता है? न्यूसिलस होता है. न्यूसिलस होता है. न्यूसिलस में कुछ मास होता है सेल का. ठीक है, अच्छा, यही मास ऑफ सेल आगे जाके मेगास्पोर्स बनाते हैं. समझ गए? मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर्स के फॉर्मेशन को कहते हैं. ठीक, अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? ये जो नीचे का पार्ट है इसे कहते हैं चलाजा. यहाँ पे जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं होते हैं इस पार्ट को कहते हैं हम माइक्रो पाइलर एंड. इतना समझे? ठीक, इतना आया. अच्छा, ये बेसल पार्ट होता है ओवरी का चलाजा. ठीक, और यहाँ माइक्रोपाइल से ही पॉलन ट्यूब एंटर होता है ओव्यूल में. ये कौन से टाइप का ओव्यूल है? एनाट्रोपस ओव्यूल. समझ गए? एनाट्रोपस ओव्यूल है. ठीक, अच्छा, अब आगे देखते हैं. यहाँ पे जो न्यूसिलस मैंने बताया, मास ऑफ सेल्स होती हैं उसमें एबंडेंट रिजर्व फूड होता है. न्यूसिलस में क्या होता है? मास ऑफ सेल्स जिसमें एबंडेंट रिजर्व फूड होता है. ठीक है, एबंडेंट रिजर्व फूड होता है. न्यूसिलस के अंदर एम्ब्रियो सैक लोकेटेड होता है और इसी एम्ब्रियो सैक को हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है, न्यूसिलस के अंदर क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट, और इसी को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक. समझ गए? एम्ब्रियो सैक. अच्छा, ओव्यूल में एक सिंगल एम्ब्रियो जनरली प्रेजेंट होता है. ओव्यूल में एक सिंगल एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है. ठीक, इतना आया. अच्छा, अब देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन, उस प्रोसेस को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. अच्छा, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पूछी जाती है. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन
ऑफ मेगास्पोर्स, मेगास्पोर्स, मेगा आ गया फीमेल के लिए है ना, माइक्रो मेल के लिए। अच्छा, मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, जिन्हें हम एमएमसी कहेंगे अगेन, पर ये है मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। अच्छा, कौन से डिवीजन से होगा ये हम आगे देखेंगे। इसमें क्या होता है, न्यूसिलस जो होता है वो मास ऑफ सेल्स का बना होता है, जो सेल माइक्रोपाइलर एंड के पास होती है न्यूसिलर सेल, ठीक, वो कहलाती है मेगास्पोर। न्यूसिलर सेल्स मेगास्पोर मदर सेल ही कहलाती हैं, पर मेन वो जाती है जो माइक्रोपाइलर एंड के पास होती है, ठीक। उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, एक सेल होती है, एक सेल आती है न्यूसिलस की, उसमें मियोटिक डिवीजन होता है, 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और इन 4 मेगास्पोर्स, ये 4 मेगास्पोर्स में से एक फंक्शनल होता है, बाकी 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे बना लेते हैं ये न्यूसिलस मास ऑफ सेल्स, न्यूसिलस में मास ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ से एक सेल, इनमें पहले तो डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, एंड और क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। अच्छा, इसमें जो एक सेल होती है, इसमें से एक सेल क्या कहलाती है, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक, एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। इस सेल में क्या होता है, मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन होता है, और उस मियोटिक डिवीजन से क्या होता है, 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक। इतना समझ गए। यहाँ पे न्यूसिलस होता है, न्यूसिलस में जो न्यूसिलर सेल्स होती हैं मास ऑफ सेल्स कहते हैं, इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। इसमें से एक सेल मेगास्पोर मदर सेल कहलाएगी, सारी सेल ही कहलाती है, लेकिन एक सेल जो होती है जो माइक्रोपाइलर एंड के पास होती है, उसमें मियोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। मियोटिक डिवीजन से 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब इसको बना लेते हैं। ये एक न्यूसिलर सेल है, ठीक है, न्यूसिलर सेल है, जिसे हम क्या बोलेंगे, एमएमसी। इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ, मियोसिस हुआ तो 4 मेगास्पोर बन गए, चार मेगास्पोर बन गए, ठीक है। और ये 4 मेगास्पोर, इनमें से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, और सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, ठीक। अच्छा, इससे आगे एक मेगास्पोर फंक्शनल आया, जो कि डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम क्या कहते हैं, और एम्ब्रियो सैक, ठीक, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक। एम्ब्रियो सैक तक समझ गए। इतना आया। अच्छा, एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट ही होता है, इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहीं तक रखते हैं।
बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा हमारे साथ सेशन एंड तक। थैंक यू सो मच।